5 अक्टूबर 2006 मुंबई के मरीन लाइंस रेलवे स्टेशन के नजदीक एक पैदल पुल के पास मृत शरीर मिला। यह कुछ असामान्य नहीं था। एक राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार 2014 और 2015 में कुल 1667 मृत शरीर जे कूपर और भगवती अस्पतालों पहुंचे थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से पुलिस ने सोचा कि यह बस एक और बेघर आदमी है। लेकिन जांच से पता चला कि वह एक टैक्सी चालक थे जिनका नाम विजय देशमुख था। और फिर मामला जल्दी ही ठंडा हो गया। हालांकि 1 महीने के भीतर और 3 लाशें मिली। पहला मरीन ड्राइव के पास और अगला केवल 1 किलोमीटर दूर, फिर एक और थोड़ा दूर, ऐसे 3 लाश मिली। 3 शरीरों में कुछ अजीब नहीं था। 14 दिसंबर 2006 को एक बेघर आदमी का शरीर चर्चगेट स्थान के पास मिला। मौत पीटने की वजह से हुई थी। एकमात्र सुराग एक खाली बियर कैन जो लाश के पास मिला। और यह यहीं नहीं रुका। नवंबर 2006 और जनवरी 2007 के बीच और 7 लाश मिली, सभी मरीन लाइंस और चर्चगेट स्टेशन के बीच। पीड़ित सभी व्यक्तियों को या तो डंडे से पीटा गया था या पत्थरों से मारा गया था और उनके कमर के नीचे वे नग्न थे, जिससे यह पता चलता था कि उन पर बलात्कार हमला हुआ था। 2 शरीरों के पास पाए जाने वाले बियर कैन्स के कारण पत्रकारों ने किलर को उसका नाम दिया, बियर मैन। बॉम्बे और कलकत्ता के 80 के दशक की स्टोन मैन हत्याएं की तरह यह मामला जनता को आकर्षित करता था। हालांकि केवल 2 शरीरों के पास खाली बियर कैन्स पाए गए थे। पत्रकारों ने इसे ऐसा दिखाया कि यह किलर का खून करने का स्टाइल था। लेकिन प्रेस और पुलिस को यह तत्व ध्यान में रखना चाहिए था कि कई भिखारी अपने पानी स्टोर करने के लिए फेंके गए खाली बियर कैन्स का उपयोग करते थे। इसलिए सत्य में कैन्स शायद किलर द्वारा छोड़े गए नहीं हो सकते थे। लेकिन अच्छे शीर्षक और ब्रेकिंग न्यूज हमेशा तर्क से बेहतर बेचते हैं। क्योंकि यहाँ यौन हमला और शरीरों के बगल में पाए जाने वाले बियर कैन्स थे, पुलिस और प्रेस ये मानते थे कि हत्यारा एक बियर पीने वाला होमोसेक्सुअल सीरियल किलर था। किसी को पूरी खबर में रुचि नहीं थी। हर अखबार दूसरे को पीछे छोड़ने का प्रयास करते हुए आधिकारिक पीड़ितों की संख्या में अंतर होता था। कुछ अखबार ने यह भी शुरू कर दिया कि सीरियल किलर के लिए सभी बेघर लोगों की मौतों की सच्चाई छुपाई जा रही है। जब एक अखबार ने सही जानकारी छापी कि बियर कैन्स केवल 2 पीड़ितों के पास ही पाए गए थे, तो दूसरे अखबारों ने इसे फिर खबर को तोड़ा और कहा कि किलर ने बियर पीना बंद कर दिया था। हर नई अफवाह एक सच बन गई और सच को ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस बनाने के लिए मोड़ा गया। मुंबई पुलिस को जांच करने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि 3 महीनों के अंतर में लाश बढ़ती जा रही थी। उन्हें यह नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। और फिर एक पीड़ित के पास एक हैंडराइटन नोट मिला। हमने जो नोट पाया है वह नोट के शब्द बिना किसी आधार के और कॉन्टेक्स्ट के वाक्य से भरा हुआ है जो उसकी मानसिक स्थिति को प्रतिबिंबित कर सकता है। इस मामले की जांच करने वाले एक वरिष्ठ पुलिस वाले ने कहा। लेकिन एक वाक्य साफ था। उसमें लिखा था, क्लैन में स्वागत है। इससे पुलिस को यह मानना हुआ कि सीरियल किलर वास्तव में होमोसेक्सुअल था। तभी एक वरिष्ठ जांच अधिकारी ने पैटर्न देखा। किलर ने प्रति क्षेत्र में 3 बार खून किया था। 10 हत्याएं में से 8 शनिवार की रात की गई थी। पुलिस और जनता यह सोचने लगी कि क्या हत्याएं धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। मुंबई पुलिस ने जोरदार ब्रेक थ्रू प्राप्त किया जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुंबई रेलवे स्टेशन के पास की एक सार्वजनिक शौचालय में, जहां आखिरी पीड़ित मिला था, पुलिस का एक स्निफर कुत्ते को एक सिलाया हुआ ग्रे कमीज मिला। सीढ़ी चढ़ी बस्ती वाले लोगों ने कहा कि यह दशरथ बाबा गैंग के सदस्य रवि का था। बाद 20 जनवरी 2007 को स्निफर कुत्ते ने कमीज के मालिक का पता किया और पुलिस ने अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया, जिसने अपने इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने के बाद अपना नाम बदल लिया था। शहर ने चैन की सांस ली। उत्सव के लिए पटाखे फोड़े गए। साउथ मुंबई की रात्रि जीवन पुनः प्रारंभ हुआ। लोग अब अपने घरों में बंद नहीं रहे थे। लेकिन यदि आपने यह सोचा कि यह समाप्त हो गया है तो आप गलत थे। रवि पुलिस स्टेशन के लिए एक अजनबी नहीं था। वह एक ऐसा लड़का था जो कड़े माहौलों में बड़ा हुआ, कुटिल दोस्तों के साथ और सफल और धनी बनने की इच्छा रखता था। जब वह बच्चा था तो उसने मुंबई गैंग्स में से एक दशरथ की गैंग में जुड़ा। उसका काम हॉकर्स से हफ्ता वसूलना था और इलीगल तरीके जो देशी शराब बेच रहे थे। और इस प्रकार जेल उसका दूसरा घर बन गया। उसने ड्रग्स किए, शराब पी और मनोरंजन के लिए प्रोस्टिट्यूट के पास जाता रहा। इन रातों में से एक में वो एक वेश्या अंजलि से मिला और उसके प्यार में पड़ गया।
उसने अंजलि को उसकी मादम से 25,000 रुपये देकर खरीदा और उससे शादी की। उसने इस्लाम को अपनाया और अब्दुल रहीम नाम चुना और सीधा जीवन जीने लगा और एक पुलिस सूचना देने वाला बन गया। इसलिए जब उसे पुलिस ने पकड़ा तो वह बहुत आश्चर्यचकित था और प्रेस ने एक बार फिर इसे सर्कस में बदल दिया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि उसे धोबी तलाव क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जब उसकी कमीज खून से लटपट थी और उस समय उसकी गिरफ्तारी के समय एक चक्कू छुरा पकड़ा हुआ था। अब सोचें, अगर आप धोबी क्षेत्र में एक खून से सनी हुई कमीज पहन रहे हैं, क्या आप उस कमीज को छोड़ नहीं देंगे और सिर्फ एक साफ कमीज चुरा लेंगे? लेकिन प्रेस ने एक बार फिर तर्क में रुचि नहीं ली। अब्दुल रहीम, जिसे रवि भी कहा जाता था, ने प्रेस को बताया, मेरे लंबे बाल, दाढ़ी और धर्म के लिए मैं हमेशा निशाना बनाया गया हूं। चाहे मैं सब छोड़कर अपने रास्ते सुधारने का प्रयास करूं, वे मुझे छोड़ते नहीं हैं। मुंबई पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन अब्दुल रहीम ने स्पष्ट किया, सर, मुझे हत्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरी एक बेटी है और इस्लाम में परिवर्तन होने के बाद मैंने सभी अवैध काम छोड़ दिए हैं। लेकिन अनुभवी पुलिसकर्मी जानते थे कि हर अपराधी जो गिरफ्तार या पकड़ा जाता है वह हमेशा बेगुनाह बनता है। पुलिस ने उसे कड़ी के सबूत पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। हैंड राइटन नोट। उन्होंने उससे नोट्स लिखने के लिए कहा। पुलिस ने 2 नोट्स की तुलना की और पाया कि हैंडराइटिंग मैच हो रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि उसकी गिरफ्तारी के समय रहीम के पास एक चक्कू छुरा मिला था। बियरमैन द्वारा किए जाने वाले 7 हत्याओं में से 2 मामलों में पत्थरों का उपयोग किया गया था, लेकिन किसी भी में चक्कू नहीं था। रहीम को नार्को विश्लेषण परीक्षण के लिए मुंबई पुलिस ने बेंगलोर भेजा। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें यह दावा किया गया कि रहीम ने स्वीकृति दी है कि उसने 15 लोगों को मार डाला और उसने इसमें 12 जुर्मों में शामिल हो गया है। पुलिस ने यह भी सत्यापित किया कि नार्को परीक्षण के दौरान रहीम ने कहा था कि उसने विक्टिम को मारने से पहले उन्हें बियर पीने के लिए पिलाया, लेकिन उसने कहा कि उसने उनके साथ यौन शोषण नहीं किया क्योंकि हमारे इस्लामी धार्मिक विशेषताओं और अभ्यासों के खिलाफ है। तो अगर रहीम ने नहीं किया तो इन पीड़ितों के साथ कौन यौन शोषण कर रहा था? क्या कोई अनजान व्यक्ति रहीम का इंतजार कर रहा था कि पहले वह व्यक्ति को मारेगा और रात को चुपचाप से बाहर निकलेगा मृत शरीरों के साथ यौन शोषण करने के लिए? तो क्या इस हत्या के पीछे 2 कातिल थे? क्या इसमें एक सीरियल किलर रहीम और एक अनजान होमोसेक्सुअल नेक्रोफिलियक था? एक प्रमुख टेलीविजन न्यूज चैनल ने खुद ही यह स्टेटमेंट दिया कि रहीम के पास एक सहायक था। यह एक हास्यास्पद मामला बन रहा था। सुशांत केलकर रहीम के लिए लड़ रहे थे और मामले में गड़बड़ियों को दिखाते थे और उसे बुरी तरह से जांचा गया था, ऐसा कहते रहे। लेकिन सूचना विभाग ने यह दिखाया कि रहीम की हैंडराइटिंग मैच हो रही है। उसने पहले दवा की लत डाली थी और कुछ साल पहले तक वह एक गिरोह के लिए काम कर रहा था। सितंबर 2009 में रहीम के खिलाफ सभी आरोप वापस ले गए क्योंकि पुलिस और मीडिया द्वारा आमतौर पर साझा किए जाने वाले सभी तथ्य को साबित नहीं किया जा सका। वो जेल से बाहर निकला और अपनी दाढ़ी निकाल दी, अपने लंबे बालों को काट लिया और आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की। लेकिन बियरमैन सीरियल किलर का लेबल उस पर लगा रहा। किसी ने उसे नौकरी नहीं दी और सब उससे बचते रहे। और हर बार जब भी किसी का शव मिलता, रहीम को पुलिस थाने में खींचा जाता और पूछताछ होती, उस पर परेशानी डाली जाती और बिना अदालती अनुमति के DNA परीक्षण किया जाता। मुंबई के बियरमैन हत्याओं का रहस्य आज तक सुलझाया नहीं गया है। अंत में यह एक सीरियल किलर की कहानी है जो बच निकला, जबकि एक मासूम व्यक्ति को उसकी कीमत चुकानी पड़ी।